सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनित सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन दिसंबर 2021। अब आपके एग्जाम्स भले ही दिसंबर 2021 को होने वाले हैं, बट हमारे लिए तो वो जो साइकिल है वो मई नवंबर का ही चलता है। इसीलिए ये जो अमेंडमेंट शीट है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीए फाइनल कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 21, बिकॉज हम टीचर्स के लिए तो यार वही मई नवंबर का साइकिल चलता है, भले ही एग्जाम नवंबर की जगह दिसंबर में हो या जनवरी में हो, बट हमारे लिए तो वही मई नवंबर साइकिल है। सो दैट इज वाई द अमेंडमेंट फॉर नवंबर 2021। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपनी लॉ के सारे अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं फॉर नवंबर 21। इकोनॉमिक लॉज के जो अमेंडमेंट्स होंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा, ए सेपरेट वीडियो विल बी देयर फॉर द इकोनॉमिक लॉज। पेपर 4 और पेपर 6D के जो इकोनॉमिक लॉज के अमेंडमेंट्स है वो सारा हम लोग इकट्ठा कवर करेंगे उस लेक्चर के अंदर, राइट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग कंपनी लॉज। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, जो अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल मैनेजेबल हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल मैनेजेबल हैं। आपको अमेंडमेंट्स को लेकर टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो क्लासेस जहां से ले रखी है, आप साथ ही साथ बस ये अमेंडमेंट वीडियो देख लीजिए, ये अमेंडमेंट शीट फॉलो कर लीजिए और आपका काम चल जाएगा, बहुत आराम से चल जाएगा, बहुत प्यार से चल जाएगा। एंड जैसे कि हमेशा आप देखते हो, हर अटेम्प्ट में देखते हो कि मेरा जो अमेंडमेंट वीडियो होता है या मेरे जो रिविजन वीडियोज होते हैं उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा जो कवरेज होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में होता है और एग्जाम ओरिएंटेड मैनर के अंदर ही हम लोग चीजों को कवर करते हैं। तो सिमिलरली ये जो अमेंडमेंट वीडियो है इसका ड्यूरेशन भी कम होगा, आप कम समय में अमेंडमेंट्स कवर अप कर पाएंगे। एंड अगेन यू कैन यूज दैट टाइम फॉर योर मल्टीपल रिविजन्स। तो आपको ज्यादा समय नहीं बैठना मेरे साथ, थोड़ा टाइम दे दीजिए बस, यू नो, फ्यू मिनट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड यू विल बी डन विद द कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स विथ लॉजिक्स, with everything that is needed। ये जो अमेंडमेंट शीट है जिससे अमेंडमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट में www.apnamentor.com के अंदर। तो जाइए, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से पहले ये जो अमेंडमेंट शीट है उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर ये वीडियो मेरे साथ रेज्यूम कर लीजिए, राइट। या फिर ऑल्टरनेटिवली यू कैन फर्स्ट कंप्लीट द वीडियो एंड देन ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द अमेंडमेंट शीट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एनीवेज आपको सब कुछ यहां दिख रहा होगा, राइट। So let us start the amendments for company law November 21। Before starting with the amendment, एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि नवंबर 21 एग्जाम्स से आईसीआई ने 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस से हटा दिए हैं। एक हटा दिया है SCRA, दूसरा हटा दिया है सरफासी एक्ट। वैसे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि SCRA और सरफासी, ये 2 चैप्टर्स नवंबर 21 से आईसीआई ने हटा दिया है फ्रॉम न्यू सिलेबस। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो बात अलग है, आपका सिलेबस एज इट इज है। ओल्ड सिलेबस के लिए इंस्टीट्यूट ने फिर से एक एडिशनल अटेम्प्ट दिया है। तो अगेन दिसंबर एग्जाम्स के अंदर ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स भी अपीयर करेंगे जिन लोगों ने अभी तक न्यू सिलेबस में कन्वर्ट नहीं कराया था। बट जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये 2 चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है, SCRA एंड सरफेसी एक्ट, ठीक है। दिस आर द 2 रिमूवल्स डन बाय द आईसीआई। तो ये चीज आप क्लियर कर लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स इन कंपनी लॉ, तो सबसे पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कि अमेंडमेंट कहां है, और फिर एक एक करके हम लोग अमेंडमेंट्स देखना स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप इंडेक्स के अंदर देख सकते हो कि सबसे पहले जो अमेंडमेंट्स है वो डायरेक्टर्स के चैप्टर में है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट इन द चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। फर्दर मैं हमेशा अपने क्लासेस के अंदर कहता हूं कि जब हम डायरेक्टर्स के चैप्टर की बात करते हैं तो देयर आर 3 चैप्टर्स पर्टेनिंग टू डायरेक्टर्स। एक चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा चैप्टर नंबर 12 दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, एंड तीसरा चैप्टर नंबर 13 दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। एंड जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उनको क्लैरिफाई कर देता हूं कि चैप्टर नंबर 11, 12, 13 जो मैं कह रहा हूं ये मेरे बुक का चैप्टर नंबर नहीं है, ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर है, और हर एक स्टूडेंट को ये चीज पता होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के प्रोविजंस गवर्नड है, चैप्टर नंबर 12 में मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स के प्रोविजंस, एंड चैप्टर नंबर 13 में इट्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। तो इन तीनों ही चैप्टर्स के अंदर आपका अमेंडमेंट दिखाई देगा।
उसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन का जो चैप्टर है यहां भी एक छोटा सा अमेंडमेंट दिखाई देगा। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का चैप्टर है, यहां भी आपको अमेंडमेंट दिखाई देगा। रजिस्टर्ड वैल्वर्स के चैप्टर में अमेंडमेंट दिखाई देगा। वाइंडिंग अप के चैप्टर में अमेंडमेंट्स दिखाई देंगी। फॉरेन कंपनी का जो चैप्टर है उसके अंदर अमेंडमेंट दिखाई देगा। स्पेशल कोड के चैप्टर में अमेंडमेंट दिखाई देगा और मिसलिनियस प्रोविजंस के चैप्टर में अमेंडमेंट दिखाई देगा। अब आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे कि भैया अमेंडमेंट्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही मैनेजेबल है, और यहां तो हर चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है। तो अरे भाई, कहने को हर चैप्टर में अमेंडमेंट है, बट अमेंडमेंट्स बहुत ही माइनर है। आप जब अमेंडमेंट्स को देखोगे तो 90% अमेंडमेंट्स आर पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट्स, जहां पे सिर्फ पेनल्टी चेंज हो गया, पेनल्टी मॉडिफाई हो गया। तो 90% अमेंडमेंट्स तो पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट ही आपको दिखेगा। प्रोविजन बेस्ड अमेंडमेंट तो बहुत ही कम दिखेगा फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट, कि पेनल्टी चेंज कर दिया। पहले जेल जाना पड़ता था ऑफेंस करते वक्त, अब जेल का रिक्वायरमेंट हटा दिया। पहले फाइन ज्यादा था, अब फाइन कम कर दिया लॉ मेकर ने। तो स्ट्रिंजेंसी रिमूव कर दी, स्ट्रिंजेंसी कम कर दी, थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया। पहले जेल जाना पड़ता था, जेल हटा दिया कहीं से। पहले फाइन ज्यादा था, अब फाइन कम कर दिया। पहले फाइन में सेग्रीगेशन की कमी थी, मतलब आपने देखा कि एक सेक्शन का डिफॉल्ट हुआ और कंपनी के लिए भी एक ही पेनल्टी था, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए भी एक ही पेनल्टी था। तो अब सेग्रीगेट कर दिया कि कंपनी के लिए अलग पेनल्टी होगा, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए अलग पेनल्टी होगा। कंपनी के लिए थोड़ा ज्यादा होगा, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए थोड़ा सा कम होगा। तो इस तरीके से पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट लॉ मेकर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। काफी सारे सेक्शन है जहां पे आपको एक डिफरेंट चीज दिखाई देगी इस बार, कि व्हाट दे हैव डन इज देयर आर मेनी सेक्शंस, करीबन 5-6 सेक्शंस ऐसे जहां पे उन्होंने फ्लैट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट इज फ्लैट पेनल्टी? नॉर्मली आप पेनल्टी में क्या स्टडी करते हो यार, कि मिनिमम पेनल्टी इतना होगा, मैक्सिमम पेनल्टी इतना होगा, पर डे पेनल्टी इतना होगा, दैट इज व्हाट टू डिस्कस। बट फ्लैट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट ले आए हैं वो 4-5 सेक्शंस में, कि अगर आपने कॉन्ट्रावीन करा तो एग्जैक्टली ये अमाउंट का पेनल्टी लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट, कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन करा तो एग्जैक्टली इतने अमाउंट का पेनल्टी लगेगा, एग्जैक्टली 5,000 का पेनल्टी लगेगा, एग्जैक्टली 50,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करा तो एग्जैक्टली 50,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैज बीन ब्रॉट इन। तो मेजरली आप देखोगे कि दिस आर पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट्स। और ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्यों है सर? पेनल्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए अपन हमेशा घबराते हैं, हमेशा डरते हैं कि यार इतना सारा पेनल्टी कैसे याद करेंगे, इतना सारा पेनल्टी। और ज्यादातर बच्चे पेनल्टीज को क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं। लेकिन अब आपको पेनल्टीज छोड़ कर नहीं जाना। अब आपको पता है कि बॉस पेनल्टी जो है काफी सारे सेक्शंस के अंदर रिवाइज हुआ है, और क्योंकि पेनल्टी इतने सारे सेक्शंस के अंदर रिवाइज हुआ है तो वो सारे पेनल्टीज क्या बन जाएंगे, अपने आप इंपॉर्टेंट पेनल्टीज बन जाएंगे। तो आप बाकी पेनल्टीज करे या ना करे, जितना भी पेनल्टी अपन इस अमेंडमेंट शीट में डिस्कस करेंगे उतना तो करके चले ही जाना। तो आपके लिए रेदर वो काम आसान हो गया, इजी हो गया, ठीक है। तो नाउ लेट अस डिस्कस द अमेंडमेंट चैप्टर बाय चैप्टर। मेजरली जो अमेंडमेंट्स है वो डायरेक्टर्स के चैप्टर में ही है, डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर में। तो सबसे पहले वो कवर अप कर लेते हैं, फिर बाकी चैप्टर्स में जाएंगे। तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स, तो देखना यार डायरेक्टर्स का जो चैप्टर है हमारे लॉ के अंदर 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। डायरेक्टर्स अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो 3 चैप्टर्स में लॉ मेकर ने डिवाइड कर रखा है। चैप्टर नंबर 11 कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 149 to 172, that is appointment and qualification of directors. Chapter number 12, that is consisting from section 173 to 195, that is meeting of board and its powers. And chapter number 13, that is section 196 to 205, that is appointment and remuneration of managerial personnel. तो डायरेक्टर्स इतना बल्कि पार्ट है कि उसको लॉ मेकर ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमेंडमेंट भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब डायरेक्टर्स के अंदर नॉर्मली आपको जो अमेंडमेंट दिखाई देगा वो किस तरीके का दिखाई देगा? एक तो आपको दिखाई देगा प्रोविजन बेस्ड अमेंडमेंट, जहां सेक्शन के अंदर चेंज आया है। दूसरा आपको दिखाई देगा पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट्स, और तीसरा आपको दिखाई देगा रूल बेस्ड अमेंडमेंट। तो हम लोग 3 सेग्रीगेशन में डायरेक्टर्स के चैप्टर में अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, प्रोविजन बेस्ड, देन रूल बेस्ड एंड देन पेनल्टी बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोविजन बेस्ड डिस्कस कर लेते हैं। अब देखना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। एक पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर एक प्रोवाइजो आया, एक सेक्शन के अंदर एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ, उसी का इंप्लीकेशन बाकी 2 जगह गया। अब कहने को 3 अमेंडमेंट अलग अलग आपको दिखाई देंगे, बट अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे आपको समझ आएगा अमेंडमेंट तो एक ही है बॉस। एक प्रोवाइजो की वजह से एक सेक्शन में चेंज आया, उसी का इंप्लीकेशन बाकी 2 सेक्शन में गया और वहां भी चेंजेस हो गए। तो अगर आप उस इंटरलिंकिंग के साथ अमेंडमेंट डिस्कस करते हो तो आपके लिए कहानी बहुत आसान होगा, आपके लिए कहानी बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना सेक्शन 149 सब सेक्शन 9 जो डायरेक्टर्स का चैप्टर है।
इफ यू रिमेंबर 149 सबसेक्शन 9, सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 किस चीज के बारे में था? सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 वाज रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया था कि जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, रेगुलर रेम्यूनरेशन नहीं मिलता जैसे कि बाकी डायरेक्टर्स को मिलता है, रेगुलर सैलरी नहीं मिलता जैसे कि बाकी डायरेक्टर्स को मिलता है। दे आर इंटाइटल्ड टू सिटिंग फीस, तो बोर्ड मीटिंग में बैठने का उनको पैसा मिलता है। सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 के अंदर रेड विथ रूल्स सिटिंग फीस के बारे में बोला हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मीटिंग में बैठने का पैसा मिलता है, सिटिंग फीस मिलता है, अप टू 1 लाख रुपीज पर बोर्ड मीटिंग मिल सकता है। उसके अलावा जो भी खर्चे उन्होंने इंकर करे हैं उसके लिए रीइंबर्समेंट मिल सकता है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल सकता है। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलता, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह नहीं मिलते। दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 9। ठीक है, अब यहां पे एक प्रोवाइजो ऐड हुआ। प्रोवाइजो ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ? प्रोवाइजो, प्रोवाइजो ये ऐड हुआ कि अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है या कंपनी की प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, तो याद करो शेड्यूल 5, याद करो शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 के अंदर आप डिस्कस करते थे कि अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है, कंपनी लॉसेस में है या कंपनी के प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, तो देयर वाज अ लिमिट टू द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दैट द कंपनी कैन पे, एंड दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन इफेक्टिव कैपिटल। याद आया? अब वहां पे शेड्यूल 5 के अंदर किसके रेम्यूनरेशन की बात की गई थी? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात की गई थी कि जो मैनेजरियल पर्सन है, जो केएमपीज हैं, जो एमडी मैनेजर्स हैं, उनके रेम्यूनरेशन की बात की गई थी कि कंपनी अगर प्रॉफिट्स नहीं कमा रही, कंपनी अगर लॉसेस इंकर कर रही है, तो उनको रेम्यूनरेशन पे दिया जा सकता है। अब देखना मजे की बात, सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 के अंदर एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया लॉ मेकर ने, और प्रोवाइजो के अंदर बोला अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही या कंपनी के प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रेम्यूनरेशन मिल सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। क्या बोला प्रोवाइजो के अंदर कि कंपनी अगर प्रॉफिट्स नहीं कमा रही या प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रेम्यूनरेशन मिल सकता है, और ये जो रेम्यूनरेशन मिलेगा ये इन एडिशन टू सिटिंग फीस मिलेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। लेकिन शेड्यूल 5 में आप जाओगे तो वहां तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन की बात ही नहीं की है, वहां तो मैनेजरियल पर्सन के रेम्यूनरेशन की बात की है। तो शेड्यूल 5 को भी चेंज करना पड़ा लॉ मेकर को। चेंज क्या करना पड़ा? एक वर्ड ऐड कर दिया, मैनेजरियल पर्सनल के साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वर्ड ऐड कर दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी वर्ड ऐड कर दिया कि कंपनी अगर प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है, कंपनी की प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहां पे रेम्यूनरेशन मिल सकता है शेड्यूल 5 के स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिल सकता है उसके लिए एक अलग लिमिट डिफाइन कर दी। जैसे मैनेजरियल पर्सनल के लिए लिमिट डिफाइन किया हुआ था, वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी लिमिट डिफाइन कर दिया। सिमिलरली एक चेंज करना पड़ा लॉ मेकर को सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 के अंदर, बिकॉज वहां भी रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात की गई थी, और वहां भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि ही इज इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन एज पर शेड्यूल 5, तो उसको भी मॉडिफाई करना पड़ा। तो अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ ए इंसर्शन ऑफ ए प्रोवाइजो इन 149 सबसेक्शन 9, करस्पॉन्डिंगली हमने पाया कि भैया सेक्शन 197 के अंदर भी एक सब सेक्शन में चेंज आ गया और शेड्यूल 5 में भी चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया? रादर एक वर्ड ऐड हो गया। समझ पा रहे हो? अब इंटरकनेक्शन के साथ तीनों चेंजेस एक साथ देखते हैं। अमेंडमेंट शीट के अंदर हो सकता है सीक्वेंस वैसा ना हो, बिकॉज यहां पे सीक्वेंस सेक्शन बाय सेक्शन है, बट डिस्कशन के वक्त हम लोग यहां पे एक लॉजिकल फ्लो में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ था? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब पूरे एक्ट के अंदर जो भी लिखा गया हो बाहर में जाए, वी डोंट केयर ओवरराइडिंग दैट, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड 198। 197 एंड 198 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज 197 में रेम्यूनरेशन की बात की गई है एंड 198 में कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट की बात की गई है, और रेम्यूनरेशन हमेशा दिया जाता है बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन, वो स्टॉक ऑप्शन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, and may receive remuneration by way of fees provided under subsection 5 of section 197, that is sitting fees, reimbursement of expenses for participation in the board and other meeting and profit related commissions as may be approved by the members। ठीक है जी। अब यहां पे एक प्रोवाइजो ऐड हुआ। प्रोवाइजो क्या ऐड हुआ? प्रोवाइडेड दैट
If a company has no profits or its profits are inadequate, an independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5. यानी सिटिंग फीस जो मिलेगा, उसके अलावा इन एडिशन रेमुनरेशन मिल सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5. यानी शेड्यूल 5 में भी अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेमुनरेशन की बात की होगी लॉ मेकर ने, पक्की बात है. तो ये एक प्रोवाइजो ऐड हो गया 149 सबसेक्शन 9 के अंदर. अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट को एक चेंज लाना पड़ा, मतलब सॉरी नॉट इंस्टीट्यूट, रादर आई विल से गवर्नमेंट को यहां पे चेंज लाना पड़ा 197 सबसेक्शन 3 के अंदर और शेड्यूल 5 के अंदर. तो आप 197 सबसेक्शन 3 के अंदर आते हो तब लैंग्वेज में क्या चेंज आया. 197 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ था कि इफ in any financial year a company has no profits or its profits are inadequate, the company shall not pay to its directors including managing or whole-time director or manager by way of remuneration any sum exclusive of fees payable under subsection 5 except in accordance with the provision of schedule 5. तो 197 सबसेक्शन 5 के अंदर तो सेटिंग फीस की बात की हुई है. अब 197 सबसेक्शन 3 में बोला था कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही या प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं तो कंपनी डायरेक्टर्स को जो रेमुनरेशन पे करेगा इन एडिशन टू सिटिंग फीस वो शेड्यूल 5 के हिसाब से ही करेगा. लेकिन यहां पे सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम था, होल टाइम डायरेक्टर का नाम था, मैनेजर का नाम था. लेकिन अब क्योंकि 149 सबसेक्शन 9 के अंदर प्रोवाइजो इंसर्ट करके बोल दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंटाइटल्ड है टू रिसीव दैट रेमुनरेशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5, इसीलिए यहां पे लॉ मेकर ने क्या किया, ये शब्द ऐड कर दिए, ये वर्ड्स ऐड कर दिए, और एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बस ये चेंज आया. समझ पा रहे हो. अब इसी का करस्पॉन्डिंग चेंज शेड्यूल 5 में आया, बिकॉज शेड्यूल 5 के अंदर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेमुनरेशन की बात ही नहीं की गई थी. सेक्शन आप देखोगे रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग प्रॉफिट्स या रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. तो जहां लिखा गया है सेक्शन 2 के अंदर रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, मैनेजर पर्सनल के साथ वर्ड ऐड कर दिया और अदर डायरेक्टर. और अदर डायरेक्टर का मतलब है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेन्योर ऑफ ए मैनेजरियल पर्सनल or other director, a company has no profits or its profits are inadequate, it may pay remuneration to the managerial personnel or other director. Other director मतलब independent director, non executive director, not exceeding the limits given below. लेकिन अब आप सोच के देखो यार, शेड्यूल 5 के अंदर लिखा हुआ था, शेड्यूल 5 में बोला गया था कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है तो इन दैट सिचुएशन इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे. इफेक्टिव कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर पर्सन को ईयरली रेमुनरेशन पे कर दिया जाएगा. एक मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की गई थी कि अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 CR है तो मैक्सिमम मैनेजर पर्सन को आप रेमुनरेशन दे सकते हो 60 लाख रुपीस पर मैनेजर पर्सन की बात हो रही है. अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 CR से ज्यादा है बट 100 CR से कम है तो 84 लाख तक का रेमुनरेशन पे कर सकते हो. 100 CR से ज्यादा है बट 250 करोड़ से कम है तो 120 लाख तक का ईयरली रेमुनरेशन पे कर सकते हो पर मैनेजर पर्सनल. और अगर 250 CR या उससे ज्यादा है तो 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 CR. यानी अगर मान लीजिए इफेक्टिव कैपिटल 280 CR है तो ईयरली रेमुनरेशन जो आप मैनेजर पर्सन को पे कर सकते हो दैट इज 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ 280 CR माइनस 250 CR दैट इज 30 CR. अब यहां पे ये लिमिट किसके लिए था, मैनेजर पर्सनल के लिए था. अब यहां पे अदर डायरेक्टर को भी ऐड किया. लेकिन लॉजिकल सी बात है ना यार, कंपनी एक तो लॉसेस में है, ठीक है, कंपनी एक लॉसेस में है. अब कंपनी लॉसेस में है तो अकॉर्डिंगली अब लॉसेस के अंदर कंपनी क्या कर रही है, इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस में रेमुनरेशन पे कर रही है. अब यहां पे मैनेजर पर्सन के लिए जो लिमिट होगा वो लिमिट बाकी डायरेक्टर्स के लिए तो नहीं हो सकता ना. मैनेजर पर्सन तो वीआईपीज हैं, केएमपीज हैं, मेन डायरेक्टर्स हैं कंपनी के जो मेन काम काज करते हैं. जबकि जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर कंपनी का मेन जिम्मा नहीं है. तो प्रैक्टिकली आप सोच के देखो कि यार सेम रेमुनरेशन तो हो नहीं सकता, वो तो इलॉजिकल हो जाएगा, इनके मुकाबले बहुत कम होना चाहिए. जब वो काम 1/4 या 150 करते हैं तो रेमुनरेशन भी उतना ही होना चाहिए मैक्सिमम, प्लस दे आर एंटाइटल्ड टू सिटिंग फीस एनीवेज. तो अदर डायरेक्टर्स के लिए ना मैक्सिमम ईयरली रेमुनरेशन का एक नया स्लैब ऐड कर दिया कि अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 CR है तो एक नॉर्मल मैनेजर पर्सनल को आप 60 लाख तक का रेमुनरेशन पे कर सकते हो, बट बाकी डायरेक्टर अगर कोई है तो 12 लाख तक ही पे कर सकते हो. अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 CR एंड मोर है एंड लेस देन 100 CR है तो अपने मैनेजर पर्सनल को तो आप 84 लाख तक पे कर सकते हो, बट बाकी डायरेक्टर्स को 17 लाख तक ही पे कर सकते हो, यानी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को.
100 CR एंड अबव है बट लेस देन 250 CR है तो मैनेजर पर्सन को तो 120 लाख तक पे कर सकते हो, बट बाकियों को 24 लाख से पे कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नया स्लैब जनरेट कर दिया। अब नया स्लैब जनरेट करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ जो पुराना स्लैब था अगर वो याद है तो आप नया स्लैब अपने आप डेवलप कर लोगे। आपको करना क्या है, सिर्फ डिवाइडेड बाय 5 करना है। जहां 60 लाख था 60 डिवाइडेड बाय 5 12 लाख, जहां 84 लाख था 84 डिवाइडेड बाय 5 16.8 लाख, तो अप्रॉक्स कर दिया 17 लाख। 120 lakhs divided by 5 24 lakhs and 24 lakhs plus 0.01% of the effective capital in excess of 250 CR, सेम टू सेम। क्लियर है? और अदर डायरेक्टर का मतलब क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये तीनों चेंजेस यहां पे आ गए, तो बहुत आसान है। तो ये 3 चेंजेस क्या हो गया सर, सीक्वेंस में आ गया। तो क्रक्स ये निकला कि 149 सबसेक्शन 9 के अंदर लॉ मेकर ने एक प्रोवाइजो ऐड किया कि कंपनी अगर लॉसेस में है या प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5 इन एडिशन टू सिटिंग फीस गिवन अंडर 197 सबसेक्शन 5, और इसी का करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट आ गया 197 सबसेक्शन 3 में और शेड्यूल 5 में। तो हमेशा मैं एडवाइस करूंगा कि आप जब भी 149 सबसेक्शन 9 स्टडी करो, साथ साथ 197 सबसेक्शन 5 और शेड्यूल 5 का वो जो रेलिवेंट पोर्शन है वो भी स्टडी कर लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में स्टडी करते जाओगे तो जब तक आप 197 सबसेक्शन 3 में पहुंचोगे, 197 सबसेक्शन 5 में पहुंचोगे, शेड्यूल 5 में पहुंचोगे, वो कनेक्टिविटी मिसिंग हो जाएगा, वो कनेक्टिविटी गायब हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि किस फ्लो में पढ़ना है तो वो कनेक्टिविटी बना रहेगा, लॉ के अंदर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको चीजें याद भी रहेंगी। क्लियर है? तो ये मेजर चेंज है एक्टर्स के चैप्टर में। उसके अलावा पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट्स है, देयर आर पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट्स इन दिस चैप्टर। जैसा आप देखोगे सेक्शन 165, 167, 172 तीनों में पेनल्टी में मॉडिफिकेशंस आए हैं, तीनों में पेनल्टी में चेंजेस आए हैं। 165, 167, 172। 165 में क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कि एक बंदा मैक्सिमम कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। तो नॉर्मली 20 कंपनी थी बट वहां पे एक्सेप्शंस थे। 167 में क्या था, वैकेशन ऑफ ऑफिस, कि ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन स्पेसिफाई किया हुआ था। एंड 172 वाज जनरल पेनल्टी, कि पूरे चैप्टर 11 के अंदर अगर मान लीजिए किसी भी सेक्शन के अंदर डायरेक्टर ने कॉन्ट्रवीन किया या कंपनी ने कॉन्ट्रवीन करा और उस सेक्शन की कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है तो 172 में दिया हुआ पेनल्टी लग जाएगा। मतलब 172 बोलता है बेटा तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं हूं, कोई तुम्हें और सजा नहीं दे रहा तो मैं दे रहा हूं। मतलब अगर कोई भी डायरेक्टर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है चैप्टर 11 के प्रोविजंस के तहत या कंपनी कॉन्ट्रवीन करती है तो सेक्शन 172 कहता है पहले देख लो तुम्हारे सेक्शन के अंदर कोई कॉन्ट्रवेंशन का पेनल्टी स्पेसिफाइड है क्या। अगर स्पेसिफाइड है बहुत अच्छी बात है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है मेरे पास आ जाना, पेनल्टी मैं लिवाई कर दूंगा। तो 172 के अंदर भी क्या है, पेनल्टी है। तो इन तीनों सेक्शंस के अंदर ना पेनल्टी चेंज हुआ है। 165 में पहले बोला था सेक्शन 165 सबसेक्शन 6 के अंदर कि अगर एक पर्सन एक्सेस कंपनीज में डायरेक्टर बन के काम करता है तो 5,000 रुपए प्रतिदिन का पेनल्टी लगता रहेगा, 5,000 रुपीज एवरी डे, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं था। लेकिन अब यहां पे 5,000 को 2,000 कर दिया कि 2,000 रुपए पर डे का पेनल्टी लगता रहेगा और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकता है। तो सिंपल हो गया, 2,000 रुपीज पर डे और उसमें 2 जीरो और ऐड कर दीजिए, 2 लाख रुपीज। 2,000 रुपीज पर डे जब तक कॉन्ट्रवेंशन चालू है और टोटल आप उसमें 2 जीरो और ऐड कर दीजिए तो मैक्सिमम कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। 167 सबसेक्शन 2 में व्हाट दे हैव डन इज, पहले बोला गया था कि अगर एक बंदे को पता है कि उसका ऑफिस वैकेट हो गया है फिर भी वो ऑफिस खाली नहीं करता तो उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है और साथ ही साथ उसको जेल भी हो सकता है, यानी इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों का पॉसिबिलिटी था। लेकिन अब जेल रिमूव कर दिया, बोला कि भैया तुमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, तुम ऑफिस वैकेट करके जाने से मना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा देंगे, मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख, बट तुमको जेल नहीं भेजेंगे। तो पहले जेल का पार्ट था वो हटा दिया है। तो दिमाग में याद रख लो, ऑफिस वैकेट करा तो अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख पेनल्टी लग सकता है बस। सेक्शन 172 के अंदर पहले क्या था, कंपनी के लिए ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए कॉमन पेनल्टी लगा के छोड़ दिया था, लेकिन अब लॉ मेकर ने सेग्रीगेट कर दिया, कंपनी के लिए अलग पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए अलग पेनल्टी। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाया, मिनिमम फाइन 50,000 रुपए लगेगा ही लगेगा, 50,000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। मतलब तुमने चैप्टर 11 के किसी भी सेक्शन को कॉन्ट्रवीन करा तो याद रखना, पहले देख लेना कि उस सेक्शन में कोई स्पेसिफिक पेनल्टी है क्या, नहीं है तो 172 के पास आ जाओ। अब जैसे तुम 172 के पास आते हो तो मिनिमम पेनल्टी 50,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जब तक डिफॉल्ट जारी है 500 रुपए प्रतिदिन, 500 रुपीज पर डे, 500 रुपीज पर डे
और मैक्सिमम फाइन 3 लाख रुपीज, मैक्सिमम कितना 3 लाख रुपए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए सेम पेनल्टी है, लेकिन अब लॉजिकल सा चीज है ना यार, कंपनी का स्ट्रक्चर बड़ा है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट एक छोटा सा इंडिविजुअल है, तो वहां मैक्सिमम फाइन कम कर दिया 1 लाख रुपीज। मैक्सिमम फाइन कितना कर दिया 1 लाख रुपीज। तो कंपनी के लिए मिनिमम फाइन 50,000, कंट्रीब्यूटिंग 500 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 3 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 50,000, 500 पर डे, 1 लाख। तो ये 3 पेनल्टी बेस्ड चेंजेस है जो आपको याद रखना है, पेनल्टी बेस्ड चेंजेस। उसके अलावा पेनल्टी बेस्ड चेंजेस की अगर हम बात करें तो अगले चैप्टर में मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर के अंदर भी पेनल्टी बेस्ड चेंजेस हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो चैप्टर नंबर 11 है उसके सारे अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ 3 सेक्शन के अंदर पेनल्टी में चेंजेस है, 165, 167, 172। 149 सबसेक्शन 9 के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड हुआ जिसकी वजह से इंप्लीकेशन 2 जगह और गया, और जो फाइनल चेंज है दैट इज रूल 6 चेंज हो गया। रूल 6, अब रूल 6 क्या था, व्हाट वाज रूल 6? सेक्शन 149 एंड 150 के साथ अपन रीड करते थे रूल 6, कंपनीज कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड बाय पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि अगर कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको क्या क्या कंप्लायंसेस करने होंगे इन एडिशन। तो याद करो यार, सेक्शन 150 के अंदर एक डेटाबेस का रिक्वायरमेंट था, सेक्शन 150 के अंदर एक डेटाबेस का रिक्वायरमेंट था कि there is a database of independent directors, there is a database of persons who want to get themselves eligible as to be appointed as independent directors। उस डेटाबेस को यूज करके कंपनी क्या कर सकती थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती थी, क्या कर सकती थी, अपॉइंट कर सकती थी। क्लियर है? अब लॉ मेकर ने रूल 6 के अंदर क्या बोला है, रूल 6 पहले भी आ गया था लेकिन अब रूल 6 के अंदर सर्टेन चेंजेस हैं। मैं आपको पूरा का पूरा नया रूल 6 ही पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बोला है रूल 6 के अंदर, every individual who has been appointed as an independent director in a company on the date of commencement of the company's appointment and qualification of directors, 5th amendment rules। ये डेट कौन सा है, 1st of December 2019, नोट डाउन करके रख लीजिए, 1st of December 2019। shall within a period of 13 months from such commencement, shall within a period of 13 months from commencement, यानी 13 months कब से काउंट होगा, 1/12/2019 से काउंट होगा। पहले 7 मंथ्स था, फिर 10 मंथ्स हुआ, अब 13 मंथ्स हो गया। और who intends to get appointed as an independent director in a company after such commencement shall before such appointment, या फिर मान लीजिए उस पर्टिकुलर डेट के बाद कोई बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो बिफोर सच अपॉइंटमेंट उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट को अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर हिज नेम टू बी इंक्लूडेड इन द डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर उस बंदे को अपना नाम इंक्लूड कराना पड़ेगा, कंपलसरी है। देखो, एक तो होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास डिन नंबर नहीं है वो अपना नाम डेटाबेस में इंक्लूड करवा सकता है, वो उसकी मर्जी है कि भविष्य में कोई कंपनी उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहे तो उस डेटाबेस को यूज करके बना सकती है। और एक हो गया कि आपका अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो चुका है तो अब आपको फ्यूचर के लिए अपना नाम डेटाबेस में रजिस्टर कराना है, तो 2 अलग अलग बातें हो गई। तो यहां पे बोला गया है आपका अपॉइंटमेंट जैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होता है तो जो कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019 का डेट है 1 दिसंबर 2019, उसके 13 महीने के अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है टू इंक्लूड योर नेम इन द डेटाबेस। और इस डेट के बाद आपका अपॉइंटमेंट होना है तो अगेन बिफोर सच अपॉइंटमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट कौन, एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, इंस्टीट्यूट कौन। यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट यूज किया जा रहा है तो इंस्टीट्यूट इज नॉट ICAI, द इंस्टीट्यूट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मैनेजर। तो यहां पे जब इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, इट्स द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मैनेजर, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो बोला गया है इंडिविजुअल क्या करेगा, अप्लाई करेगा ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटाबेस। अब यहां पे डेटाबेस में नाम इंक्लूड कराना है, कितने टाइम के लिए कराना है, यहां पे 3 ऑप्शंस मिलता है इंडिविजुअल को। 1 ईयर के लिए भी अपना नेम इंक्लूड करा सकता है अगर उसको लगता है कि यार मैं तो 1 साल ही कंटिन्यू करने वाला हूं कहीं भी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बाद में तो मैं कंटिन्यू करने नहीं वाला, या फिर 5 इयर्स या फिर लाइफ टाइम। ऑब्वियसली फीस सबके लिए अलग अलग होगा, 1 साल के लिए कम, 5 साल के लिए थोड़ा सा ज्यादा, लाइफ टाइम के लिए और ज्यादा। तो बोला आप अपना नाम क्या कर सकते हो, डेटाबेस में आपको इंक्लूड कराना है, आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि मेरे को 1 ईयर के लिए अप्लाई करना है या 5 इयर्स के लिए या लाइफ टाइम के लिए। अब अगर आप 1 ईयर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है यार कि जैसे ही 1 ईयर खत्म होगा आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर से रिन्यूअल दोबारा से 1 ईयर, 5 ईयर या लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। 5 इयर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि जब 5 साल खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन रिन्यूअल 1 ईयर, 5 ईयर या लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। बट अगर आप एक बार लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर देते हो
तो फिर आपको दोबारा रिन्यू कराने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक दैट इज वेरी लॉजिकल, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब यहां पे बोला है एवरी इंडिविजुअल whose name has been so included in the database shall file an application for renewal for a further period of 1 year or 5 years or his lifetime within a period of 30 days from the date of expiry of period up to which the name of individual was applied for inclusion in the data bank। यानी 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड अप टू विच द नेम ऑफ द इंडिविजुअल वाज अप्लाइड। तो जो जैसे वो दिन खत्म होगा उसका 30 डेज के अंदर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, और अगर ऐसा नहीं करा तो उस इंडिविजुअल का नाम डाटा बैंक से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज पेड लाइफ टाइम फीस फॉर इंक्लूजन। लॉजिकल सी चीज है। उसके बाद हर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सबमिट करना है। ठीक है, every individual his name is included in the database whose name is so included in the database। अब सिर्फ डेटाबेस में नाम इंक्लूड करा के कुछ नहीं होगा। यहां पे 2 साल का टाइम दिया गया है कि जैसे ही आपका नेम डेटाबेस में इंक्लूड हुआ 2 सालों के अंदर आपको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना होगा जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा। पहले 1 साल का टाइम था, अब इसको 1 साल से इंक्रीज करके 2 साल कर दिया कि 2 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना होगा। अब ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो है दैट इज बेसिकली अगेन एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। सेल्फ असेस करना है आपको, एग्रीगेट में 50% मार्क्स सिक्योर करना है। पहले 60% था, उसको भी 50% कर दिया है। तो पहले 1 साल का टाइम था कि ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 1 साल के अंदर देना है और पास करना है। अब 1 साल का 2 साल कर दिया। पहले पास परसेंटेज 60 था, अब रिड्यूस करके 50% कर दिया, यानी हर जगह रिलैक्सेशन लेकर आ गया। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका नाम डेटाबेस से हट जाएगा। पहले बोला कि आपने उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपना नेम डेटाबेस में इंक्लूड नहीं कराया, रिन्यू नहीं कराया, तो डेटाबेस से नाम हट जाएगा। अब ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया तो आपका नाम डेटाबेस से हट जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही देखना है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी बड़े कंपनी में डायरेक्टर की तरह काम कर रहे थे, केएमपी की तरह काम कर रहे थे, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो यू माइट गेट एग्जम्पशन फ्रॉम दैट ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो यहां पे एग्जम्पशंस दिया है फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अब ये जो एग्जम्पशन का पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे फिर से अमेंडमेंट आया है। देखो अमेंडमेंट कहां का आया है, एक तो जो 13 मंथ्स वाला पॉइंट था वहां अमेंडमेंट आया है। यहां पे 1 ईयर था, इसको 2 ईयर कर दिया। एक पास परसेंटेज 60 था, उसको 50 कर दिया जो नीचे दिया हुआ है। और एक एग्जम्पशन फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। पहले बोला था कि अगर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल के पास एज ए डायरेक्टर केएमपी इन सर्टेन कंपनीज तो अब टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 10 इयर्स को रिड्यूस करके 3 इयर्स कर दिया और कंपनीज की लिस्ट भी इंक्रीज कर दी। तो पहले बोला था 10 साल का एक्सपीरियंस इन सर्टेन कंपनीज एज ए डायरेक्टर एज ए केएमपी यू डोंट नीड टू गिव द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अब 10 साल को रिड्यूस करके 3 साल कर दिया और कंपनीज की लिस्ट भी भरा दी। तो यानी एग्जम्पशन ही एग्जम्पशन दे दिया, रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन दे दिया लॉ में करने। तो अब क्या बोला है, provided that an individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served for a total period of not less than 3 years as on the date of inclusion of his name in the data bank as a director or KMP in one or the following companies। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 साल जो है ना, ये 3 साल एक्चुअली में 3 साल होने चाहिए। अब यहां नंबर ऑफ कंपनीज दी है, नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही बार में 3 अलग अलग जगह हैं और आपने 3 साल काउंट कर लिया उस चीज को। इट शुड बी टोटली 3 इयर्स, टोटल 3 साल, 2019 से 2022, 2022 से 2025 यू शुड बी अ डायरेक्टर और केएमपी इन द गिवन कंपनीज, तब जाके एग्जम्पशन मिलेगा। पहला लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर आप किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर या केएमपी रह चुके हैं एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटाबेस, जिस दिन आपका नाम डेटाबेस में इंक्लूड हुआ आप पिछले 3 साल से ऑलरेडी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं, रिलायंस के अंदर डायरेक्टर हैं, टाटा के अंदर डायरेक्टर है, केएमपी हैं, तो आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई भी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या ज्यादा है, ऑब्वियस सा चीज है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हो मतलब बहुत बड़ी बात है, सीधा एग्जम्पशन दे दिया। बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे। अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या उससे ज्यादा है और आप उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर या केएमपी रह चुके हैं फॉर 3 इयर्स ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ योर नेम इन द डेटाबेस, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी वर्ड यूज नहीं किया, बॉडी कॉर्पोरेट यूज किया है। और इन ए कंट्री विच इज ए मेंबर स्टेट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और मनी लॉन्ड्रिंग एंड द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन सच मेंबर,
यानी टेररिज्म वगैरह के उनके पास स्ट्रिक्ट लॉज हैं, तो वहां भी एग्जम्पशन दे दिया। या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ $2 मिलियन और मोर, यानी आप किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर या केएमपी हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि एक फॉरेन कंपनी है और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन या उससे ज्यादा है, बिल्कुल नया पॉइंट है, पहले नहीं था, तब भी एग्जम्पशन दे दिया फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो एक तो 3 साल आपने काम करा है, 3 साल से आप डायरेक्टर ऑलरेडी हो किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट में जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन या ज्यादा है, तब भी आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज, तो कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत रजिस्टर्ड है, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल LIC में भी, राइट। तो अगर आप किसी ऐसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं या केएमपी हैं और 3 साल से डायरेक्टर या केएमपी हैं ऑन द डेट योर नेम इज इंक्लूडेड इन द डाटा बैंक जो कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही है, तब भी आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यानी आप डायरेक्टर हैं, केएमपी हैं, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, जब आपका नाम डाटाबेस में इंक्लूड हुआ है, या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR से ज्यादा है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो रिकॉग्नाइज्ड है किसी लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो कि मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का या मनी लॉन्ड्रिंग का, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन या ज्यादा है, या कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना हुआ है या स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बना हुआ है जो कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहा है, तो यहां हर सिचुएशन में एग्जम्पशन मिल गया, यानी एग्जम्पशन की लिस्ट लंबी चौड़ी कर दी जो पहले नहीं था। यहां भी एग्जम्पशन का लिस्ट खत्म नहीं हुआ भैया, ये तो सिर्फ एक कैटेगरी था 3 इयर्स एक्सपीरियंस, अब कैटेगरी B है, कैटेगरी C है जहां पे 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। बोला अगर आप पे स्केल ऑफ डायरेक्टर या अबव में काम करते हैं, मतलब आपका जो पे स्केल है वो डायरेक्टर या अबव का है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इटसेल्फ MCA के अंदर, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, या मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर, और आपके पास एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट लॉज, सिक्योरिटी लॉज, इकोनॉमिक लॉज, तो कितनी बड़ी बात है यार। तुम एक तो MCA के अंदर पोस्ट में हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पोस्ट में हो, तुमको कॉमर्शियल लॉज, सिक्योरिटी लॉज या इकोनॉमिक लॉज का नॉलेज है, एंड तुम्हारा जो पे स्केल है वो डायरेक्टर या अबव का है, तो ये जो सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये तो एकदम चुन्नू मुन्नू वाली चीज है, तुमको देने की जरूरत नहीं है, तुमको एग्जम्पशन दे दिया। या फिर इन द पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबव, या फिर तुम पे स्केल में हो ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबव इन द सेबी इटसेल्फ, या फिर इन द RBI, या फिर इन द ILDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, डेवलपमेंट बोर्ड, तो इन दैट वेरी सिनेरियो अगेन तुमको अगर एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लॉस का, सेक्रेटरी लॉस का, इकोनॉमिक लॉस का, तो तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिकल सी चीज है यार, MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, RBI है, ILDA है, अब यहाँ बड़े पोस्ट में बैठे हो, आपको लॉ का नॉलेज है, सेक्रेटरी लॉस का नॉलेज है, कंपनी लॉ का नॉलेज है, तो ये चिंदी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ डायरेक्टर और KMP, आप डायरेक्टर हो, KMP हो इन 5 कंपनीज में, किसी भी 5 कंपनी में से एक में, तब भी डायरेक्टर देने, तब भी आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ बेवकूफ क्या करता है, अच्छा 3 साल 2019 से 2020 में रिलायंस में डायरेक्टर था, लिस्टेड कंपनी है, कैडबरी में डायरेक्टर था, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका अगेन पेड अप शेयर कैपिटल लिमिट बहुत ज्यादा है, LIC में भी डायरेक्टर था, तो भैया 1 साल रिलायंस में भी डायरेक्टर था, कैडबरी में भी 1 साल डायरेक्टर था, LIC में भी 1 साल डायरेक्टर था, टोटल 3 साल हो गया, मेरे को सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अरे बेवकूफो क्या कर रहे हो, 3 साल मतलब 3 साल, 3 साल मतलब 3 साल, इससे काम नहीं चलेगा, दिस विल बी काउंटेड एज 1 ईयर ओनली। ऐसा हो सकता है कि आप 2021 के अंदर रिलायंस में डायरेक्टर हैं, 22 के अंदर कैडबरी में हैं, 23 के अंदर LIC में हैं, तब 3 इयर्स काउंट हो जाएगा। बट एक ही साल के अंदर तीनों कंपनी में है, एक साथ तीनों कंपनी में है, तो दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आई थिंक लॉजिकल है, बट अगेन लॉ मेकर ने वहां पे क्लैरिफाई कर दिया। देन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को पास करने का जो परसेंटेज है वो 50 है, एंड कोई लिमिट नहीं होगा ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ले सकते हो फॉर पासिंग ए टेस्ट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रूल 6 ही आपको मैंने एक बार बता दिया है, चेंजेस यहाँ पे कहाँ का है मैंने आपको वो भी हाईलाइट करा दिया। तो ये सारा अमेंडमेंट जो था अपना चैप्टर नंबर 11 में था, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ कमिंग टू द अमेंडमेंट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, ना के बराबर अमेंडमेंट है। एक तो
सेक्शन 178, 184, 187, 188 चारों सेक्शंस में पेनल्टी चेंज हुआ है और रादर फ्लैट पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या कर दिया? फ्लैट पेनल्टी इंट्रोड्यूस, इतना ही पेनल्टी लगेगा। अब सेक्शन 178 क्या था? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। 178 सब सेक्शन 8 के अंदर पेनल्टी जो दिया गया था वो सिर्फ सेक्शन 178 के कॉन्ट्रावेंशन का नहीं दिया गया था, 177 के भी कॉन्ट्रावेंशन का दिया गया था। किसका? 177 के भी कॉन्ट्रावेंशन का दिया गया था। तो अब उस पेनल्टी को चेंज कर दिया है। 178 सब सेक्शन 8 में बोला कि अगर आप सेक्शन 177 या 178 कॉन्ट्रवीन करते हैं तो कंपनी के ऊपर लगेगा फ्लैट 5 लाख रुपए का पेनल्टी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगा फ्लैट 1 लाख रुपए का पेनल्टी। नाउ बी वेरी केयरफुल विद दिस फ्लैट थिंग। एग्जैक्टली 5 लाख का पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगेगा, एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का पेनल्टी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगा। मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बी वेरी केयरफुल। 178 सबसेक्शन 8। उसके बाद अगर हम बात करें 184 सबसेक्शन 4 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में भी बोला कि अगर डायरेक्टर कॉन्ट्रवीन करता है प्रोविजन को तो फ्लैट 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। अब देखो प्रैक्टिकली आप सोचो, 178 सबसेक्शन 8 में बोला कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 177 178 कंपनी के ऊपर 5 लाख का पेनल्टी, ऑफिसर के ऊपर 1 लाख का पेनल्टी, ऑफिसर यानी इंडिविजुअल। 184 में भी तो सेम ही है, खाली डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन है। तो अब लॉजिकली सोचो यार, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन में पेनल्टी कंपनी के ऊपर तो लग ही नहीं सकता, पेनल्टी तो डायरेक्टर के ऊपर ही लगेगा। पेनल्टी 1 लाख रुपए का लगा दिया, सेम ही तो है। 187 इन्वेस्टमेंट इन द ऑन नेम, कि कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है तो अपने नाम पे करेगी। अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन के रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रवीन किया जाता है तो कंपनी के ऊपर लगेगा 5 लाख का पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगा 50,000 रुपए का पेनल्टी। कितना? 50,000 का। तो बी केयरफुल। 177 178 के कॉन्ट्रवेंशन में कंपनी के ऊपर 5 लाख का पेनल्टी था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख रुपए का पेनल्टी था। 184 में भी डायरेक्टर के ऊपर 1 लाख का पेनल्टी था, लेकिन 187 के कॉन्ट्रवेंशन पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए का पेनल्टी है, कम हो गया। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बहुत ही मेजर सेक्शन है। अगर यहां पे सेक्शन 188 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया है तो पेनल्टी कितना लगेगा? अब सोचो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो सेक्शन है वहां पेनल्टी मेनली कंपनी के ऊपर लग रहा है, ठीक है, कंपनी के ऊपर। अब यहां दो कैटेगराइजेशन किया, लिस्टेड कंपनी, अदर कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अदर कंपनी। अदर कंपनी के ऊपर तो वही 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा जो नॉर्मली सारी कंपनीज के ऊपर लग रहा था फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। मगर लिस्टेड कंपनी अगर सेक्शन 188 का प्रोविजन कॉन्ट्रावीन करती है तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, सीधा 25 लाख का पेनल्टी है, 25 लाख रुपए का पेनल्टी। तो 4 ये फ्लैट पेनल्टी बेस्ड सेक्शंस हो गए। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस सेक्शंस। उसके अलावा सेक्शन 173 के रूल 4 के अंदर एक मॉडिफिकेशन आया है। याद करो रूल 4, 5 ऐसे मैटर्स थे जहां पे आप बोर्ड मीटिंग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मीटिंग के द्वारा कर सकते थे, ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नहीं कर सकते थे। जमाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, लेकिन 5 ऐसे मैटर्स दिए गए थे रूल 4 के अंदर जहां पे बोला गया था कि आपको फिजिकल मीटिंग के द्वारा ही क्या करनी होंगी, चीजें अप्रूव करनी होंगी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वहां पे नहीं मीटिंग बैठा सकते। 5 चीजें थी। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टर्नओवर, या फिर ऑडिट कमिटी मीटिंग्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस। याद आ गया होगा। अब जब कोविड आया तो कोविड की वजह से प्रैक्टिकली फिजिकल मीटिंग होल्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो लॉ मेकर क्या करता गया, लॉ मेकर ने एक रिलैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया। बोला हमें समझ में आ रहा है कि कोविड की वजह से आप फिजिकल मीटिंग्स कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो दैट इज वाई हम आपको एक टेम्पररी रिलीफ देते हैं कि ये जो रूल 4 के 5 मैटर्स हैं इसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा भी कर सकते हैं। टेम्पररी रिलीफ दिया। क्या दिया? टेम्पररी रिलीफ दिया। टेम्पररी रिलीफ 2 बार दिया, पहले एक बार फिर दूसरी बार। अब जो करंट स्टेटस है उस हिसाब से टेम्पररी रिलीफ दिया कोविड की वजह से कि ये जो 5 मैटर्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिकली एक चीज बताऊं, अब देखो एज पर दिस चेंज अगर नवंबर 21 एग्जाम्स के अंदर इन 5 मैटर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप तो आंसर यही लिखने वाले हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पॉसिबल है, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू पॉसिबल है। बट प्रैक्टिकली अब क्या हुआ है आपको मैं बता देता हूं। प्रैक्टिकली क्या हुआ है 15 जून 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गवर्नमेंट ने, 15 जून 2021 को, और नोटिफिकेशन जारी करके रूल 4 कंप्लीटली ओमिट कर दिया, हटा दिया। रूल 4 है ही नहीं। अगर रूल 4 है ही नहीं तो प्रैक्टिकली ये 5 चीजें परमानेंटली क्या हो सकती हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या
ऑडियो विजुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती हैं परमानेंटली। तो यहां पे 15 जून 2021 को इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक नोटिफिकेशन जारी करके रूल 4 को स्क्रैप कर दिया। अब प्रैक्टिकली क्योंकि ये नोटिफिकेशन का डेट है 15 जून 2021, ये आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मगर अगर आप इस नोटिफिकेशन को अपने एग्जाम के लिए कंसिडर ना भी करें तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है वो ये है कि कोविड की वजह से टेम्पररी रिलीफ दिया गया है और ये 5 मैटर्स आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो एनी हाउ द आंसर इज नॉट गोइंग टू डिफर। आपको बस ये याद रखना है कि आज की तारीख में कोई भी मैटर हो A to Z, सब कुछ क्या किया जा सकता है, फिजिकल मीटिंग के द्वारा किया जा सकता है। रूल 4 के मैटर्स भी सारे के सारे क्या किए जा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा किए जा सकते हैं। रूल 4 के जो 5 मैटर्स हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा डील किए जा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। उसके अलावा अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन वाला जो चैप्टर था उसका जो एक इम्प्लीकेशन था 197 सबसेक्शन 3 में था और दूसरा शेड्यूल 5 में था, तो वो चीज हमने साथ में डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 204 जो सेक्टरल ऑडिट का सेक्शन है, वहां भी एक पेनल्टी में चेंज है खाली। यहां भी फ्लैट पेनल्टी की बात की गई है कि अगर कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कॉन्ट्रवीन करते हैं सेक्शन 204 को तो 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा, 2 लाख रुपए का फ्लैट पेनल्टी लगेगा। तो सेक्शन 204 में भी क्या आया, ये चेंज आया है। तो देखो, इसलिए मैंने लास्ट में आपको एक फ्लैट बेस्ड पेनल्टीज का भी शीट दी है जो आप बना लोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट पेनल्टीज 178 के अंदर हमने फ्लैट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट देखा। कंपनी के ऊपर 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख। 184 का कॉन्ट्रावेंशन डायरेक्टर के ऊपर 1 लाख। 187 का कॉन्ट्रावेंशन कंपनी के ऊपर 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000। 188 का कॉन्ट्रावेंशन लिस्टेड कंपनी है, डायरेक्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रावीन कर रहा है 25 लाख, अदर कंपनी के केस में 5 लाख। 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर के सेक्शन में भी हम देखेंगे जनरली 50,000 का फ्लैट पेनल्टी, और सेक्शन 204 के अंदर भी है 2 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर ये 6 सेक्शंस है जहां फ्लैट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने अगर कुछ मिस कर दिया तो आप ऐड कर देना, अभी फिलहाल मुझे ये 6 ध्यान में है। तो डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर्स के अंदर यही चेंजेस हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। सो अगेन गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर अपना सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट है। सेक्शन 232 सबसेक्शन 8 जहां पे पेनल्टी दिया हुआ है फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 232 सबसेक्शन 5। अब सेक्शन 232 सबसेक्शन 5 के अंदर क्या बेसिकली कि जिस भी कंपनी के रिगार्ड में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को 30 डेज में फाइल करनी है। और अगर कंपनी ने आरओसी को 30 डेज के अंदर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फाइल नहीं करा तो 232 सबसेक्शन 8 के अंदर पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगा, सो दैट पेनल्टी इज मॉडिफाइड। अभी पेनल्टी कितना लगेगा, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, फर्दर कंटिन्यूइंग पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपीज एवरी डे एंड मैक्सिमम 3 लाख रुपीज। तो 20,000 रुपए का फ्लैट पेनल्टी प्लस 1,000 रुपए का पेनल्टी पर डे एंड प्लस मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीज, राइट। तो दिस इज द स्मॉल चेंज। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो अगेन इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी सिर्फ एक पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट ही है। सेक्शन 242 सबसेक्शन 8 जहां पेनल्टी दिया हुआ है कि अगर कंपनी सेक्शन 242 सबसेक्शन 5 को कॉन्ट्रावीन करता है तो पेनल्टी लगेगा, राइट। अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 242 सबसेक्शन 5 तो इन दैट वेरी सिनेरियो पेनल्टी लगेगा। तो अब 242 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा है एंड पेनल्टी कितना लगेगा। तो सेक्शन 242 सबसेक्शन 5 के अंदर दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कंपनी को ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, अगर कंपनी को ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है टू ऑल्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और वहां पे अगर कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रावीन करती है, वहां पे कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रावीन करती है,
सो पेनल्टी लग जाएगा यहाँ पे सेक्शन 242 सब सेक्शन 8 के तहत, पेनल्टी लग जाएगा सेक्शन 242 सब सेक्शन 8 के तहत। मान लीजिए आर्टिकल्स के अंदर कुछ रूल चेंज करने को बोला ट्रिब्यूनल ने, मान लीजिए लारस से कि कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज से ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर देके हटा दिया, और फिर कंपनी क्या कर रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर उस चीज को ऑल्टर करने की कोशिश कर रही है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही है, तो पेनल्टी लग जाएगा कंपनी के ऊपर मिनिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर के ऊपर मिनिमम 25,000 रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए, यानी बहुत मेजर डिफरेंस है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी कितना लग रहा है, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख, और कंपनी के ऊपर कितना लग रहा है, मिनिमम फाइन 1 लाख रुपए, मैक्सिमम फाइन 25 लाख रुपए, यानी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को ऐसा कोई जेल नहीं जाना, क्या नहीं करना, जेल नहीं जाना। उसके बाद सेक्शन 243 सबसेक्शन 2, तो सेक्शन 243 सबसेक्शन 2 यहां भी अगेन दैट इज अ पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट। Any person who knowingly acts as a managing director or other director or manager of a company in contravention of clause B of subsection 1 of subsection 1A, and every director of the company who is knowingly a party to the contravention shall be punishable with fine which may extend up to 5 lakh rupees। तो सेक्शन 243 के अंदर आप देखोगे तो वहां पे सेक्शन 242 में सबसे पहले आप देखना तो जो ट्रिब्यूनल के पावर्स हैं, ट्रिब्यूनल के पावर के अंदर एक पावर दिया हुआ है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो एक ऑर्डर पास कर सकता है कि रिमूव दिस मैनेजिंग डायरेक्टर, remove this managing director of the company, terminate the contract with such a MD, terminate the contract with such a manager, remove such a MD, remove such a director। तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। अब नॉर्मली अगर कंपनी ने अपने एमडी को टर्मिनेट किया होता, किसी डायरेक्टर को अपने टर्म से पहले टर्मिनेट किया होता, उनको निकाल दिया होता, तो कंपनी को आइडियली क्या करना पड़ता, कंपेंसेशन देना पड़ता। लेकिन क्योंकि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से ये टर्मिनेशन हो रहा है, तो सेक्शन 243 में दिया हुआ है कि वहां पे कंपेंसेशन पे करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया एक पर्सन को और उस पर्सन को रिमूव कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी, एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 242। उसके बाद भी वो बंदा क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है एंड एक्ट कर रहा है एज एमडी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इवन आफ्टर बीइंग ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल दैट यू हैव टू सीज दिस पोस्ट, तब उस जाके उस व्यक्ति को पेनल्टी लगेगा अप टू 5 लाख रुपीज। तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, टर्मिनेट कर दिया ऑफिस को, लेकिन फिर भी बंदा कंटिन्यू कर रहा है एज एमडी अदर डायरेक्टर, तो पेनल्टी लग सकता है अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है। तो दिस इज द स्मॉल चेंज, दिस इज द स्मॉल अमेंडमेंट इन द चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो सिर्फ इतना ही है, राइट, सिर्फ इतना ही है। उसके बाद अगर बात करें तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स सेक्शन 247, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का जो सेक्शन है सेक्शन 247 अगेन वहां एक छोटा सा चेंज है, खाली अगेन बेसिकली जो पेनल्टी है वो चेंज हुई है कि अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन रूल्स को कॉन्ट्रावीन करता है, क्या करता है, वैल्यूएशन रूल्स को कॉन्ट्रावीन करता है, सेक्शन 247 की रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रावीन करता है, तो एक फ्लैट पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपए का, फ्लैट पेनल्टी 50,000 रुपए का, पहले भी डिस्कस किया मैंने, फ्लैट पेनल्टी लगेगा। ये तो हो गया जनरल कि इन जनरल वैल्यूअर से गलती हो गई, लेकिन अगर वैल्यूअर ने जानबूझकर गलत इरादे से क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के इरादे से, कंपनी को डिफ्रॉड करने के इरादे से, मेंबर्स को डिफ्रॉड करने के इरादे से गलत वैल्यूएशन रिपोर्ट बना दिया, होता ना कि वैल्यूअर के साथ सेटिंग कर ली, वैल्यूअर ने गलत रिपोर्ट वैल्यूअर रिपोर्ट बना के दे दिया, गलत वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के दे दिया, तो मेंबर्स के साथ डिफ्रॉड किया, राइट। तो अगर वैल्यूअर ने जानबूझकर प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करा है विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द कंपनी और मेंबर्स, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। अब पेनल्टी का अमाउंट हो जाएगा, मिनिमम पेनल्टी है 1 लाख रुपए, 50,000 जनरल पेनल्टी था, अब मिनिमम पेनल्टी डबल हो गया और मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए, एंड साथ ही साथ आपको 1 साल तक का जेल भी जाना पड़ेगा। यानी कि अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स इंटेंशनली क्या करता है, डिफ्रॉड करता है कंपनी को या मेंबर्स को, तो 1 साल तक का जेल भी जाना पड़ेगा और जेल जाने के लिए चक्की पैसा भी देना पड़ेगा। जेल जाकर रजिस्टर्ड वैल्यूअर को वहां पे खाना पानी फ्री नहीं मिलेगा, रहना फ्री नहीं मिलेगा, उसके लिए पैसे भी लेंगे। मिनिमम फाइन 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपीज। सो दिस इज अ स्मॉल चेंज इन द चैप्टर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। देन वाइंडिंग अप के चैप्टर में कुल मिलाकर 4 सेक्शंस में इंपैक्ट आया है। हालांकि वाइंडिंग अप के अंदर इफ आई से यू प्रैक्टिकली, तो वाइंडिंग अप इज द चैप्टर दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, सिलेबस से ही हट जाना चाहिए, बट ठीक है सिलेबस में है, कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन भी पूछ लेता है और अब 3-4 सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट भी है, और अमेंडमेंट जनरली उन सेक्शन से है जिनसे क्वेश्चन कभी नहीं बनता था, जो बिल्कुल काम के सेक्शंस नहीं थे, जो कभी मैं क्लास में कराता भी नहीं था, बट अब इनमें अमेंडमेंट आ गया है, तो ये 4 सेक्शंस आपको एग्जाम के लिए कवर अप कर लेने चाहिए, बहुत सिंपल सेक्शंस है। सेक्शन 284, 302, 347, 356, इन 4 सेक्शंस के अंदर आपका अमेंडमेंट दिखाई देगा।
सेक्शन 284 प्रमोटर्स डायरेक्टर्स एक्सेट्रा टू कॉपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर। खाली इसमें इतना बोला गया है सेक्शन के अंदर कि कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉइज हो चाहे पास्ट एम्प्लॉइज हो, इन सब को फुल्ली कॉपरेट करना चाहिए कंपनी लिक्विडेटर के साथ इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। और अगर वो बंदा क्या नहीं करता है, चाहे प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, अगर वो कॉपरेट नहीं करता है लिक्विडेटर के साथ, तब क्या होगा? तब पहले बोला गया था पेनल्टी लगेगा। क्या बोला गया था? पेनल्टी लगेगा। लेकिन अब पेनल्टी वाला पार्ट हटा दिया, अब बोला पेनल्टी नहीं लगेगा, कॉपरेट नहीं कर रहे हो पेनल्टी नहीं लगेगा। अब लिक्विडेटर एनसीएलटी को तुम्हारी शिकायत कर देगा। क्या कर देगा? एनसीएलटी को शिकायत कर देगा। मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर नेसेसरी एक्शन। और जब ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिलेगा तो फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कि भैया तुमको कॉपरेट करना होगा। और जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा तो तुमको वाकई कॉपरेट करना होगा। दैट्स इट, कोई पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी हटा दिया। बोला promoters, directors, officers, employees, present, past, they have to cooperate with the company liquidator. If they don't cooperate, company liquidator may make an application to the NCLT. Upon receiving the application, the NCLT shall direct such a person कि भैया तू cooperate क्यों नहीं कर रहा, चुपचाप cooperate कर and help कर, cooperate कर with the company liquidator in discharging his functions and duties. No penalty for contravention. This is the only amendment कि penalty हटा दिया है। अच्छी बात है भाई, penalty हटा दिया है तो good news है। But penalty हटा दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द पेनल्टी दैट विल बी लिवाइड ऑन फेलियर टू कोऑपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर। जानबूझ के इंटेंशनली एग्जामिनर पूछ सकता है और आपको लिख कर आना होगा देयर इज नो पेनल्टी एंड द पेनल्टी हैज बीन रिमूव्ड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल। उसके बाद सेक्शन 302 डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। तो जब भी एप्लीकेशन जाता है ट्रिब्यूनल के पास कि ये कंपनी जो है पूरी तरीके से उंडप हो चुकी है और इस कंपनी के अगेंस्ट डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर देना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल देखता है, अगर ट्रिब्यूनल को जस्ट एंड रिजनेबल लगता है तो ट्रिब्यूनल डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर देता है। अब जैसे ही ट्रिब्यूनल डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास करेगा तो लॉजिकली आप सोच के बताओ कि कंपनी सबसे पहले किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार के पास जाएगी। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी जब बना था तब भी रजिस्ट्रार के वहां एंट्री हुई थी। कंपनी अब डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्यूशन का ऑर्डर आ गया है, तब भी रजिस्ट्रार के वहां एंट्री होगी। एंड आपको ऐसे भी मैंने सिखाया है कि कंपनी लॉ के अंदर आप ये समझो आरओसी एक मंदिर है, जब भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां जाना है, घंटा बजाना है, प्रसाद चढ़ाना है, आरओसी को इंटीमेट करना है। तो जैसे ही ट्रिब्यूनल यहाँ पे डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा, आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या है? चेंज ये है कि पहले वहां पर सिंगल इंटीमेशन था कि ट्रिब्यूनल आरओसी को 30 डेज में इंटीमेट कर देगा कि हमने डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया है। बट अब यहाँ पे डुअल इंटीमेशन आ गया है। ट्रिब्यूनल खुद भी आरओसी को 30 डेज के अंदर इंटीमेट कर देगा और ट्रिब्यूनल कंपनी लिक्विडेटर को भी डायरेक्ट कर देगा टू फॉरवर्ड ए कॉपी टू द आरओसी, और उसके बाद आरओसी अपने रजिस्ट्रार में उस चीज को रिकॉर्ड कर लेगी। सिंपल है। तो डुअल इंटीमेशन का रिक्वायरमेंट आ गया है कि 30 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल खुद भी रजिस्ट्रार को कॉपी फॉरवर्ड करेगा और कंपनी लिक्विडेटर को भी डायरेक्ट करेगा कि आप ही 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दीजिए। सिमिलर सेक्शन है 356। अब सेक्शन 356 क्या है? पार्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी वाइड। पहले डिसॉल्यूशन डिक्लेयर कर दिया था, ट्रिब्यूनल को लगा गलत हो गया जी। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि जो ऑर्डर पास किया था टू डिक्लेयर डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी वॉइड, जो ऑर्डर पास किया था डिसॉल्यूशन का, उसको वॉइड करार कर दिया जाए। यानी ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि फिर से कंपनी को जिंदा कर दिया जाए, फिर से कंपनी को रिवाइव कर दिया जाए, डिसॉल्यूशन का ऑर्डर जो है वॉइड करार कर दिया जाए। अब यहां भी अमेंडमेंट क्या है कि अब डुअल इंटीमेशन आ गया। सेम चीज, ट्रिब्यूनल खुद भी फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ ऑर्डर विद इन 30 डेज टू द आरओसी, और कंपनी लिक्विडेटर को भी डायरेक्ट करेगा, या जिसके एप्लीकेशन में कंपनी को रिवाइव किया गया है उस व्यक्ति को भी डायरेक्ट करेगा कि आप भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 30 डेज में फाइल कर दीजिए टू द रजिस्ट्रार, और फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? उस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी चीज है। तो सेक्शन 302 एंड 356 का अमेंडमेंट बिल्कुल साथ में पढ़ना है आपको। सेक्शन 347 डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। तो जब भी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स वगैरह प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से कंपनी को बुक्स को मेंटेन करना होता है, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है? बुक्स एंड पेपर्स को डिस्पोज ऑफ भी करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे वो व्यक्ति कॉन्ट्रवीन करता है तो पेनल्टी लग सकता है 50,000 रुपए तक का। पेनल्टी लग सकता है 50,000 रुपए तक का। यानी सिंपल सा पेनल्टी बेस्ड सेक्शन है और कुछ भी नहीं है। सो दिस आर द चेंजेस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन द चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप। खासा कुछ नहीं है वाइंडिंग अप के चैप्टर में। Now coming to the chapter companies incorporated outside India, that is the chapter of foreign companies। 3 sections के अंदर यहाँ पे implication है amendment का, section 379, 392, 393A। The major being section 392, that is the penalty। कुछ नहीं है, जेल हटा दिया। अगर फॉरेन कंपनी के चैप्टर को कॉन्ट्रवीन किया जाता है तो एक पेनल्टी लगता था, कंपनी के ऊपर अलग पेनल्टी था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर अलग पेनल्टी था।
अब ऑब्वियस चीज है भाई, कंपनी तो जेल जाएगा नहीं बट ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो जेल जा सकता है ना। कंपनी तो जेल जाएगा नहीं बट ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो जेल जा सकता है। तो वहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट के पार्ट में जो जेल वाला पार्ट था उसको हटा दिया। कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी पहले लगता था वो अब भी लगेगा। मिनिमम फाइन 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम फाइन 3 लाख रुपीज, कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में 50,000 पर डे। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर जो पहले था वैसा ही है, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, बट वहां पे जेल भी जाना पड़ता था। अब जेल जाने वाला पार्ट हटा दिया है, यानी जो फॉरेन कंपनी का ऑफिसर है अब उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द चैप्टर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा सेक्शन 379 एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। तो पहले एक प्रोवाइजो दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर पास करके कुछ कंपनीज को फॉरेन कंपनी के सर्टेन सेक्शन से एग्जम्प्ट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भविष्य में कोई ऑर्डर पास करके ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को कुछ प्रोविजन से क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट करवा सकती है। बट प्रैक्टिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी वो पावर एक्सरसाइज किया नहीं। आज की तारीख में वो रिडंडेंट लगने लगा, सो प्रोवाइजर को हटा दिया। अब बोला कि भैया जो सेक्शन 382, 386 है और जो सेक्शन 392, 393 है ये सारे के सारे फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 393A एग्जम्पशंस अंडर दिस चैप्टर। तो सेक्शन 393A एक नया सेक्शन ऐड कर दिया। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, एक पावर अपने पास रिजर्व कर लिया that the central government may by notification exempt any class of foreign companies or companies incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a place of business in India as may be specified in the notification from any of the provision of this chapter, and a copy of every notification shall be laid down before both the houses of parliament. तो अगेन बेसिकली एक जगह से निकाला दूसरी जगह से डाल दिया। जो सेक्शन 379 के अंदर प्रोवाइजो था उसको हटाया और सेक्शन 393A के अंदर अपने पास एक पावर रिजर्व कर लिया कि हम चाहें तो किसी भी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज को क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो काम का नहीं है, एग्जाम के लिए काम का सिर्फ सेक्शन 392 का पार्ट है जहां जेल का पार्ट हट गया है। उसके बाद स्पेशल कोड का जो चैप्टर है उसके अंदर एक चेंज है। सेक्शन 435 दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। यहां पे खाली इतना बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स कंस्टिट्यूट कर सकता है। ये तो पहले भी था। स्पेशल कोर्ट का पर्पस ही क्या होता है कि जो फास्ट ट्रायल है इंश्योर करना कि फास्ट ट्रायल हो। कि फॉर एग्जाम्पल एक अलग से मनी लॉन्ड्रिंग है तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखता है। सिमिलरली कंपनीज एक्ट के लिए भी अलग से स्पेशल कोर्ट हो जो कंपनीज एक्ट के मामले को देखे, जिसकी वजह से कंपनी लॉ के जितने भी ट्रायल्स हैं वो फास्ट हो। तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट कर सकता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन ऐड कर दिया जो पहले नहीं था, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452। सेक्शन 452 दैट इज पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 452 की, कंपनी के डायरेक्टर ने रॉन्गफुली क्या कर लिया है, कंपनी का प्रॉपर्टी विथ होल्ड कर लिया है। इस सेक्शन को छोड़कर बाकी सभी सेक्शंस के लिए पूरे कंपनी लॉ के लिए क्या किया जा सकता है, स्पेशल कोर्ट्स कंस्टिट्यूट किया जा सकता है। एंड एज सच सेक्शन 452 हमारे सिलेबस में भी नहीं है, यानी ये भी अमेंडमेंट से एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, कोई काम का नहीं है। सेक्शन 446B काम का है, लेसर पेनल्टी फॉर स्मॉल कंपनीज, लेसर पेनल्टी फॉर सर्टेन कंपनीज। कि अगेन कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर पेनल्टीज कम लगेगा, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर पेनल्टीज कम लगेगा, हाफ लगेगा। कि नॉर्मली मान लीजिए मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख रुपए है, तो कुछ कंपनियां होंगी जिनके लिए मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए ही होगा, अपने आप आधा हो जाएगा। तो पहले वो लिस्ट छोटा था, अभी वो लिस्ट बड़ा हो गया है। पहले मेनली 1% कंपनीज हो गई, स्मॉल कंपनीज हो गई, इनको एग्जम्प्ट किया गया था कि अगर आप 1% कंपनी है, अगर आप स्मॉल कंपनी है, तो इन दैट सिचुएशन जो भी पेनल्टी जहां भी दिया हुआ है आपके केस में आधा हो जाएगा। बट अब वहां पे लिस्ट बड़ा कर दिया। अब 1% कंपनीज के साथ स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनीज और by any of its officers in default or any other person, then such company, its officers in default or any person, then shall be liable to a penalty which shall not be more than 1/2 of the penalty specified in the provision. तो क्या बोला गया है, notwithstanding anything contained in this act, इस एक्ट में जो भी लिखा गया है बाहर में जाए, overriding all the other provisions of this act. If penalty is payable for non-compliance of any of the provisions of this act by a 1% company, small company, startup company, producer company. तो अगर ओपीसी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है,
स्मॉल कंपनी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है, देन स्टार्टअप कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी। अगर ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, कॉन्ट्रवीन करती हैं, तो इनके जो ऑफिसर्स होंगे या कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगा होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है उसमें भी एक चेंज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हमारे सीए फाइनल में एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज देयर इन द सिलेबस ऑफ सीए इंटर, बट क्योंकि स्मॉल कंपनी पूरे कंपनी लॉ में बहुत बार यूज होता है, तो आपको स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में क्या चेंज है वो भी पता होना चाहिए। तो स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन था, तो हमने डिस्कस किया था कि भाई देखो, जो होल्डिंग कंपनी होता है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, जो सब्सिडरी कंपनी होता है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। देन मान लीजिए कोई भी कंपनी जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। कोई भी पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। तो बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख एक्सीड ना करे और टर्नओवर 2 CR एक्सीड ना करे वो स्मॉल कंपनी है। अब डेफिनेशन के अंदर एक स्लाइड चेंज है। 50 लाख का जो लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल का था उसको 2 करोड़ कर दिया, और 2 करोड़ का लिमिट जो टर्नओवर के केस में था उसको 20 करोड़ कर दिया। यानी आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछोगे एक स्मॉल कंपनी कौन है, तो कोई एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक नहीं है, जो सेक्शन 8 नहीं है, जो होल्डिंग नहीं है, जो सब्सिडी नहीं है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 2 CR है, टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 220 CR है, डुअल कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तब जाके वो कंपनी क्या है सर, स्मॉल कंपनी है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन जगह जगह यूज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मिसलिनियस प्रोविजंस के चैप्टर में आप देखोगे सेक्शन 450, 454, दो सेक्शंस के अंदर अगेन पेनल्टी में चेंज है खाली। सेक्शन 450 क्या था, जनरल पेनल्टी का सेक्शन। पूरे कंपनी लॉ के अंदर 470 सेक्शन का जो कंपनी लॉ का चैप्टर है, 470 सेक्शंस का जो पूरा कंपनी लॉ है, पूरे कंपनी लॉ के अंदर अगर कभी भी कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर उसका कोई पेनल्टी दिया हुआ है क्या। दिया हुआ है तो उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं दिया हुआ है तो सेक्शन 450 कहता है मेरे पास आ जाइए। तो सेक्शन 450 में क्या पेनल्टी लगेगा, पहले क्या था, सेग्रीगेशन नहीं था, अब सेग्रीगेट कर दिया, कंपनी के लिए अलग, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए अलग। बोला कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा, मिनिमम फाइन 10,000 रुपए, कंटिन्यूइंग फाइन 1,000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सेम है, मिनिमम 1,000 रुपीज, कंटिन्यूइंग फाइन 1,000 रुपीज, मैक्सिमम फाइन 50,000। तो सेक्शन 450 का पेनल्टी का बात करें तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट मिनिमम 10,000, कंटिन्यूइंग 1,000 रुपीज, मैक्सिमम 50,000। कंपनी के लिए सेम है, बस 50,000 की जगह 2 लाख। सेक्शन 450 आपको अल्टीमेटली याद ही करना है। सेक्शन 454 एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो सेक्शन 454 के अंदर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास पावर था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, पेनल्टी इंपोज कर सकता है कंपनी के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है टू इंपोज द पेनल्टी ऑन द कंपनी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट विच इज डन। दैट इज द पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहां पे एक बहुत ही मजेदार प्रोवाइजो ऐड हुआ है, नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है, और बोला गया है कि अगर ये जो डिफॉल्ट हुआ है ये रिलेट करता है टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 137 सबसेक्शन 2, सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 92 और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 137, यानी either इट्स ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 92 और इट्स ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 137। सेक्शन 92 के अंदर बोला हुआ है कि कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम, विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम टू आरओसी। जो भी दिन एजीएम होगा उसके 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न की कॉपी आरओसी को फाइल करनी होगी। और सेक्शन 137 के अंदर बोला हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी 30 डेज में आरओसी को फाइल करनी होगी, ऑब्वियसली फ्रॉम द डे ऑफ एजीएम या फिर फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ऐसा बोला गया है। अब बोला कि अगर डिफॉल्ट रिलेट करता है तो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 132 सेक्शन 92 और 137, यानी कंपनी ने एनुअल रिटर्न 60 डेज के अंदर फाइल नहीं करा या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 डेज के अंदर फाइल नहीं करा, इन दैट सिचुएशन अगर कंपनी ने अपना डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दिया है बिफोर द नोटिस इश्यूड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अभी तक इश्यू जारी नहीं करा था, नोटिस जारी नहीं करा था कि कंपनी को कि आपने डिफॉल्ट करा है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आरओसी को फाइल नहीं करी, उससे पहले ही कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आरओसी को फाइल कर दी, या फिर जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस दिया 30 डेज के अंदर कंपनी ने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया 30 डेज के अंदर, तो कोई पेनल्टी लगेगा ही नहीं। बहुत अच्छा प्रोवाइजो है।
एंड ये बेसिकली सिर्फ सेक्शन 192 एंड 37 के कॉन्ट्रावेंशन के लिए है कि अगर कंपनी ने इन दो सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन करा है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के नोटिस देने से पहले अगर कंपनी उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर देती है या फिर 30 डेज के अंदर रेक्टिफाई कर देती है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। तो काफी अच्छा केस स्टडी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बन सकता है। दे माइट आस्क यू ए केस स्टडी अपॉन दिस, काफी अच्छा केस स्टडी बन जाएगा, काफी अच्छा सिचुएशन बन सकता है। और सेक्शन 454 का पेनल्टी दिया क्या है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर अमेंडमेंट शीट। सेक्शन 454 का क्या पेनल्टी है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द अमेंडमेंट शीट, वो आपके अमेंडमेंट शीट में आपको दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट पेनल्टीज, सारी फ्लैट पेनल्टीज मैंने आपको इकट्ठा दे दी कि पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर फ्लैट पेनल्टीज कहां कहां लगेगा। सेक्शन 178, 184, 187, 188, 247, 204। तो यहां सारे केसेस में क्या लगेगा, फ्लैट पेनल्टीज लग रहे हैं। यहां पे एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेनल्टी लग रहा है। एक लिस्ट आप और बना लीजिए कि इंप्रिजनमेंट कहां कहां से हटा है। इंप्रिजनमेंट हैज बीन रिमूव्ड, कि कौन कौन से सेक्शन में इंप्रिजनमेंट को हटाया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस पेनल्टी, इस अमेंडमेंट शीट को स्टडी करके आप इस चार्ट को भरोगे कि इंप्रिजनमेंट कहां कहां रिमूव किया गया है। और तीसरा, आप यहां पे उन सेक्शंस को डालोगे जहां पे मिनिमम मैक्सिमम बेस्ड पेनल्टीज है। तो ये चार्ट बनाना आपके लिए होमवर्क है। आफ्टर सीइंग दिस अमेंडमेंट क्लास, आफ्टर फॉलोइंग दिस अमेंडमेंट शीट, को कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट पेनल्टीज ये चार्ट मैंने फिल कर दिया है। इंप्रिजनमेंट कहां कहां हटाया गया है ये आप फिल करोगे। मिनिमम मैक्सिमम पेनल्टी कहां कहां लग रहा है ये आप फिल करोगे। ठीक है। सो कुल मिलाकर दिस आर द पेनल्टीज दैट यू हैव टू रिमेंबर इन कंपनी लॉ। बस यही पेनल्टीज हैं, इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। राइट, इतना ही याद रखना है। तो अगेन, क्या पेनल्टी से घबराने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। बस इतना पेनल्टीज है यार, और आपके तो मजे हो गए, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज की लिस्ट मिल गई आपको। 90% चांसेस है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो अच्छे से अमेंडमेंट्स करके जाइएगा। मैं एडवाइस करूंगा कि पिछले 2 अटेम्प्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं आप उसको भी अच्छे से करके जाइए। काफी बार इंस्टीट्यूट रिसेंट अमेंडमेंट्स नहीं पूछकर पिछले 2 बार जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनसे पूछते हैं। तो डू दिस अमेंडमेंट्स नाइसली। वीडियो को लाइक करना जरूर, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सॉरी, एक्चुअली गला खराब है, गला काफ़ी ख़राब हुआ है काफ़ी दिनों से, तो काफ़ी बार वीडियो में रिफ्लेक्शन आ रहा होगा उस चीज़ का। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप जब हज़ारों लाइक्स देते हो तो अगेन उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, द मोटिवेशन इंक्रीजेस। एंड अगेन वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना टू स्टे कनेक्टेड विद ऑल द अपडेट्स। Do subscribe the YouTube channel. Do join the Telegram channel, that is Law and Audit part, that is CS अनिता सराफ का जो Telegram channel है। The Telegram channel that is CS अनिता सराफ के नाम से आपको Telegram के अंदर मिलेगा। तो उस Telegram चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगेन वहाँ पे हम लोग क्या रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस में एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा, आपके कन्वीनियंस के लिए, आपके रिविजन को और मजबूत बनाने के लिए। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। पहले के वॉइस क्लिप्स हैं, अब जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुआ है वहाँ नया वॉइस क्लिप मिलेगा, जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा लॉ 7 से 8 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से पहले आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। जस्ट स्टे कनेक्टेड, जस्ट स्टे अपडेटेड। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, भले ही एग्जाम आपका 5 दिसंबर से है, आप ये सोच के चलें कि मेरा एग्जाम 1 नवंबर से है और उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट देना इज अ इंटीग्रल थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो टेस्ट जरूर दीजिए और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इसको कल के लिए मत रखिए। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, गिव टेस्ट एंड अज्यूम दैट योर पेपर्स आर फ्रॉम 1 नवंबर। टेस्ट देने के लिए आप हमारा जो खुद का टेस्ट सीरीज है अपना मेंटर का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यू कैन गो फॉर एनी अदर टेस्ट सीरीज। बट अपना मेंटर के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, खाली फर्क वही है कि दैट इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट सीरीज दैट यू विल गेट इन सीए फाइनल्स। तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम। उसके अलावा एग्जाम से पहले आपको लगता है कि आपके पास कम टाइम है, लॉ ऑडिट के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है, चीजें याद नहीं हो रही, तो फास्ट ट्रैक क्लासेस एंड संजीवनी कोर्सेज का आपके पास ऑप्शन है, जो कि www.apnamentor.com में आपको मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक क्लास के अंदर 50 घंटे में पूरा लॉ ऑडिट कवर किया हुआ है ईच, एंड संजीवनी कोर्सेज के अंदर 30 आवर्स में कंप्लीट हुआ है। संजीवनी कोर्स एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले ही आता है, बेस्ट होता है फास्ट ट्रैक, 50 घंटे में सब कुछ कवर हो जाता है। राइट, एंड बाकी रिविजनरी वॉइस क्लिप्स आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो एक सेवा है सीए स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ रेगुलर बेसिस में एमसीक्यू टेस्ट भी होते रहेंगे और रेगुलर बेसिस में मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो अगेन उसमें आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। राइट, आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है,
मेरे क्लासेस के रिगार्डिंग है कॉन्टैक्ट 6901955055 6901955055/56। परचेज करना है, गो टू द वेबसाइट www.apnamentor.com। इफ यू वांट टू परचेज टेस्ट सीरीज मेंटरिंग, गो टू www.apnamentor.com। आपको अगर कोई एकेडमिक क्वायरी है मुझसे तो आप मुझे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो, यूजर आईडी @CS_Anidya Saraf @CS_Anidya आप सर्च करें एंड टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर दें। 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोशिश करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई कर पाऊं, और अगर कभी ना हो पाए तब भी आपसे माफी चाहता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।